अध्याय 21। अगला, नोवेलाई स्टूडियो हमारे 10,000 से अधिक निःशुल्क उपन्यासों को देखें। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियोज। अगली दोपहर रुवान गुआंगजियान हल्के हैंगओवर के साथ बिस्तर से उठा। शुक्र है उन्होंने सिर्फ बियर पी थी और सोने के बाद उसका सिर लगभग साफ हो गया था। अरे हाँ, गेम। रुवान गुआंगजियान को अचानक याद आया, गेम को अब तक जांच प्रक्रिया से गुजर जाना चाहिए था। उसने बेसब्री से अपना फोन निकाला और आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर घोस्ट जनरल को खोजा। मूल कलाकृति वह थी जिसे उसने और उसके छात्रावास के साथियों ने रात दिन मेहनत करके बनाया था और वह उसे अपने बेटे की तरह संजो कर रखता था। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह चाहता था कि गेम लोकप्रिय हो जाए। तब तक वह खुद को कॉन्सेप्ट डिजाइनर कह सकता था। इसके बाद चाहे वह नौकरी ढूंढ रहा हो या निवेश की तलाश में हो, इन मूल कलाकृतियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के बाद उसके लिए चीजें निश्चित रूप से आसान हो जाएंगी। यही कारण था कि भले ही वह इस काम के लिए सिर्फ एक आउटसोर्स कलाकार था, वह पे कियान से भी ज्यादा चिंतित था। अरे वाह, गेम जांच प्रक्रिया से पास हो गया। जल्दी करो और डाउनलोड करो। बस घोस्ट जनरल खोजो। रुवान गुआंगजियान चिल्लाया और उसके जो दोस्त जाग गए थे वे अपने फोन पर गेम डाउनलोड करने के लिए दौड़ पड़े। गेम की सूचना इंटरफेस को देखने के बाद रुवान गुआंगजियान ने माथे पर शिकन डाली। यह इतना आसान क्यों था? खासकर सारांश। ये कहना कि इस लेखक ने बस अपना काम जैसे तैसे किया है कम होगा, ये साफ था कि उसे जरा भी परवाह नहीं थी। सारांश, यह एक सामान्य कार्ड गेम है जिसमें कुछ भी नया नहीं है। क्या गेम बनाने वाले को अपने ही गेम से कोई दुश्मनी थी? इसके अलावा ज्यादातर दूसरे गेम इस पेज पर कुछ प्रचार चित्र या सुंदर पोस्टर लगाते हैं ताकि गेम की छवि बेहतर हो सके। किसी भी मामले में वे गेम के सभी बेहतरीन कला संसाधनों को सूचना पृष्ठ पर डाल देते हैं ताकि गेमर्स को धोखा दिया जा सके। जहां तक बात है कि क्या वास्तविक ग्राफिक्स प्रचार चित्रों से मेल खाते हैं, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे धोखे से गेम में आए कुछ गेमर्स को अपने पास रख सकते थे, लेकिन फिर भी घोस्ट जनरल में तो कोई तस्वीर ही नहीं थी। यही वजह थी कि जब रुवान गुआंगजियान ने इसे खोजा तब तक इसके कुल डाउनलोड 0 थे, यहाँ तक कि पे कियान ने भी इसे डाउनलोड नहीं किया था। शायद उसे प्रचार करने का समय नहीं मिला होगा क्योंकि गेम अभी अभी जांच प्रक्रिया से गुजरा है। हाँ, यही बात होगी। रुवान गुआंगजियान ने गेम डाउनलोड करते हुए और गेम में प्रवेश करते हुए खुद को तसल्ली दी। उसे स्वाभाविक रूप से गेम के 10 युआन के खर्च की परवाह नहीं थी। यह एक बेहद साधारण कार्ड गेम था जिसका गेम प्ले 6 महीने पहले के क्यूट 3 किंगडम्स जैसा था। हालांकि यह कोई बुरी बात भी नहीं थी। मोबाइल गेम्स को कभी भी अत्यधिक जटिल सिस्टम या गेम प्ले की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। इस दौर में मोबाइल गेम्स का चलन अभी भी अधिक आरामदायक होने की ओर था। अधिकांश गेमर्स के पास पूरे दिन में लगभग 3 घंटे का गेम प्ले ही होता था। इसलिए उस समय के अधिकांश मोबाइल कार्ड गेम्स स्वचालित गेम प्ले पर आधारित थे, जैसे कि ऊर्जा का उपयोग करके स्टेज क्लियर करना और स्वीप करना, और सीमित संख्या में एंट्रीज के साथ गेमर्स द्वारा गेम पर बिताए जाने वाले समय को नियंत्रित करना। बहुत अधिक आकर्षक गेम प्ले जोड़ना उनके लिए फायदेमंद नहीं होता। हालांकि क्यूट 3 किंगडम्स जैसे गेम के लिए, जो पहले से ही 1 साल से चल रहा है, एक विरोधाभास मौजूद है। जहां नए गेम प्ले जोड़ना लागत से अधिक मेहनत का काम था और गेम को इतना बोझिल बना सकता था कि गेमर्स को ये बहुत थकाऊ लगे, वहीं अगर गेम बिना किसी नए तत्व के हमेशा एक जैसा ही रहता तो यही गेमर्स ऊब जाते। क्यूट 3 किंगडम्स को हर 3 महीने में अपडेट किया जाता था ताकि नए कौशल और कार्ड जोड़े जा सकें। इससे गेम का आकार तो बढ़ गया, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। हालांकि घोस्ट जनरल जैसे नए गेम के साथ यह समस्या नहीं थी। भले ही इसमें क्यूट 3 किंगडम्स के पुराने गेम प्ले का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन यह एक क्लासिक गेम प्ले था जिसे बाजार में पहले ही स्वीकृति मिल चुकी थी और गेमर्स इसे आसानी से स्वीकार कर लेते। गेमर्स को खुश करने के लिए बस गेम के समग्र स्वरूप में बदलाव की जरूरत थी। इसके अलावा चूंकि गेम में कुछ बुनियादी खेल शैलियां थीं, इसलिए कार्ड गेमर्स इसे बिना उबाऊ या थकाव पाए जल्दी सीख सकते थे। रुवान गुआंगजियान को नए खिलाड़ियों के लिए उपयुक्त कार्ड चुनने में ज्यादा समय नहीं लगा। समग्र प्रभावों को देखते हुए उन्हें लगा कि वे ठीक ठाक हैं। मूल कलाकृतियां बनाते समय रुवान गुआंगजियान जानते थे कि इनका उपयोग कार्ड गेम के लिए किया जाएगा और इसलिए उन्होंने जानबूझकर कुछ अनूठे डिजाइन जोड़े ताकि पात्र अधिक जीवंत लगे। उदाहरण के लिए, अगर ड्रैगन गुआन यू अपनी तलवार लहराते हुए किसी पर वार करना चाहता तो उसका कार्ड हिलता, जिससे खिलाड़ियों को रोमांच मिलता। रुवान गुआंगजियान जितना ज्यादा इन कार्डों को देखता उतना ही गर्व महसूस करता।
सचमुच मैं ही अकेला हूँ जो इतनी उत्तम मौलिक कलाकृतियां बना सकता हूँ। शुरुआत में रुवान गुआंगजियान को ये भी चिंता थी कि कहीं उसकी कला शैली अटपटी न लगे या खेल से मेल न खाए, लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक लग रही थी। कार्ड न केवल खेल में अच्छी तरह फिट बैठ रहे थे, बल्कि उन्होंने खेल को एक अनूठा अनुभव भी दिया था। खूबसूरत कार्ड, बढ़िया इंटरफेस इफेक्ट और ठीक ठाक संगीत व साउंड इफेक्ट ने रुवान गुआंगजियान को काफी अच्छा गेमिंग अनुभव दिया। पहले भी कई मोबाइल कार्ड गेम खेल चुके रुवान गुआंगजियान को इसे समझने में ज्यादा समय नहीं लगा, या शायद मूल कलाकृति बनाने वाले रुवान गुआंगजियान को ही इस गेम से इतना लगाव हो गया था कि वे इसके प्रति और भी आकर्षित हो गए थे। कुछ मिनटों बाद वे कार्ड निकालने वाले सामान्य चरण में पहुंच गए। ज्यादातर कार्ड गेम में ऐसा चरण होता है ताकि खिलाड़ी किसी दुर्लभ कार्ड के साथ गेम में बने रहें। जाहिर है, गेम के पैवॉल को चालू रखने के लिए कार्ड आमतौर पर एक सामान्य बैंगनी कार्ड होता है। नए खिलाड़ियों को ये ठीक लग सकता है, लेकिन असल में ये किसी काम का नहीं होता और बाद के चरणों में बेकार हो जाता है। रुवान गुआंगजियान इस बात को अच्छी तरह समझते थे, लेकिन लगातार 10 बार कार्ड निकालने के बाद वे दंग रह गए। उन्होंने सच में 2 नारंगी कार्ड निकाल लिए। रुवान गुआंगजियान को खेल में कार्डों के मूल्य की पूरी जानकारी थी। आखिर आवश्यकता प्रपत्र में स्पष्ट रूप से लिखा था कि कुछ योद्धाओं को दुर्लभ कार्डों में बदला जाएगा। अभी तक उसने 2 योद्धा गुआन यू और झूगिलियांग निकाले थे। ये दोनों सचमुच दुर्लभ योद्धा थे और वास्तव में खेल में सबसे दुर्लभ थे। रुवान गुआंगजियान पूरी तरह से हैरान था। उसकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि यह खेल अभी भी परीक्षण चरण में होगा। शायद इसीलिए ड्रॉ की संभावनाएं गलत निर्धारित की गई थी और दुर्लभ योद्धाओं के निकलने की संभावना अधिक थी। हालांकि जल्द ही एक और सबसे अजीब बात सामने आई। रुवान गुआंगजियान को ये जानकर गहरा सदमा लगा कि खेल की दुकान में केवल एक ही वस्तु खरीदी जा सकती थी, एक स्थायी सदस्यता कार्ड। जो खिलाड़ी सदस्यता कार्ड नहीं खरीदते थे उन्हें प्रतिदिन केवल 10 ड्रॉ मिलते थे, जबकि जो खरीदते थे उन्हें 2-10 ड्रॉ मिलते थे। इसके अलावा रुवान गुआंगजियान को कोई अन्य खरीदी जाने वाली वस्तु या कोई प्रीमियम सिस्टम या ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली। दूसरे शब्दों में कहें तो गेम में इन गेम खरीदारी के विकल्प तो थे, लेकिन एक खिलाड़ी अधिकतम 30 युआन ही खर्च कर सकता था। चाहकर भी गेम में और पैसे नहीं डाले जा सकते थे। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि गेम अभी टेस्टिंग स्टेज में है और इसीलिए इसके फंक्शंस अधूरे हैं? लेकिन ये सही नहीं है। क्या ये वही वर्जन नहीं है जो ESRO की जांच प्रक्रिया से गुजर चुका है? रुवान गुआंगजियान को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अगर गेम बनाने वालों को गेम को अपडेट करना है या कोई बग ठीक करना है, तो उन्हें ESRO से नई जांच प्रक्रिया के लिए आवेदन करना होगा। इसके अलावा महीने में एक बार ही गेम की समीक्षा के लिए आवेदन किया जा सकता था और इसे बार बार दोहराया नहीं जा सकता था ताकि ESRO के कर्मचारियों का समय बर्बाद न हो। आमतौर पर समीक्षा प्रक्रिया के लिए गेम का असली वर्जन ही भेजा जाता था और उसमें कोई बुनियादी समस्या नहीं होनी चाहिए थी। आखिर मंजूरी मिलने के बाद गेम को आधिकारिक शॉप पर प्रकाशित किया जाता था ताकि गेमर्स उसे देख और खरीद सकें। गेमर्स के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए गेम बनाने वालों को गेम की सामग्री में लगातार बदलाव नहीं करना चाहिए था। रुवान गुआंगजियान पूरी तरह से हैरान था। चूंकि यह कोई मामूली गलती नहीं थी, तो यह जरूर गेम बनाने वाले की जानबूझकर की गई होगी। उसने सोचा भी नहीं था कि घोस्ट जनरल जैसा मोबाइल कार्ड गेम इतना ईमानदार होगा। क्या उन्हें इससे भारी नुकसान नहीं हो रहा होगा? अध्याय 22। अगला नोवेलाई स्टूडियो हमारे 10,000 से अधिक निःशुल्क उपन्यासों को देखें। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। छात्रावास में बाकी लोगों को भी यही सवाल उठाने में देर नहीं लगी। दुकान में सिर्फ एक ही चीज क्यों खरीदी जा सकती है? सिर्फ 30 युआन ही टॉप अप किए जा सकते हैं और इसे खरीदने के बाद रोजाना सिर्फ 10 ड्रॉ के मौके ही मिलते हैं। ये तो बेकार लगता है। प्रीमियम सिस्टम का क्या? क्यूब 3 किंगडम्स में तो पहले से ही 8 स्तर हैं। सबने रुवान गुआंगजियान की तरफ देखा, लेकिन उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सोचते हुए उसने जवाब दिया, मुझे ठीक नहीं पता। शायद मुझे बॉस पेई से पूछना चाहिए। हो सकता है कोई खास बात हो या फिर ये आखिरी वर्जन ही न हो। रुवान गुआंगजियान भी उलझन में था और उसने वेबसाइट के संपर्क विकल्पों के जरिए पेई कियान के लिए एक संदेश छोड़ा। बॉस पेई, मैंने देखा है कि इसमें कोई प्रीमियम सिस्टम या अन्य इन गेम खरीदारी योग्य आइटम नहीं है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि गेम अभी भी परीक्षण चरण में है? ये विकल्प अंतिम संस्करण में जोड़े जाएंगे, है ना? कुछ देर बाद पेई कियान ने जवाब दिया, यह अंतिम संस्करण है।
रुवान गुआंगजियान चौंक गया। गेम में मिलने वाली चीजों के बारे में क्या? पेई कियान, स्थायी कार्ड ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे हमारा गेम बेचेगा और हमारा कोई और नया उत्पाद लॉन्च करने का इरादा नहीं है। रुवान गुआंगजियान, क्यों? पेई कियान, क्यों? कोई क्यों नहीं। हमारे गेम की मूल्य निर्धारण रणनीति एक निश्चित कीमत रखने की है। खिलाड़ी पहले ही हमारा गेम खरीदने के लिए 10 युआन खर्च कर चुके हैं, हम गेम में और अधिक खरीदारी कैसे जोड़ सकते हैं? दरअसल मेरी मूल योजना तो 30 युआन का स्थायी सदस्यता कार्ड रखने की ही नहीं थी। हालांकि मैंने कुछ खिलाड़ियों की जरूरतों को देखते हुए इसे बाद में जोड़ने का फैसला किया। रुवान गुआंगजियान पूरी तरह से हैरान रह गया और उसे काफी देर तक समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। बॉस पेई कितने दयालु थे। क्यूटी 3 किंगडम्स का पैवॉल लगभग 1000 युआन था और केवल पैसे खर्च करने वाले खिलाड़ी ही बेहद दुर्लभ कार्ड प्राप्त कर सकते थे। आम गेमर्स को तो एक भी बैंगनी कार्ड पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन घोस्ट जनरल में तो लगभग सभी बराबर थे। फर्क सिर्फ 30 युआन के स्थायी सदस्यता कार्ड का था। अगर यह क्यूटी 3 किंगडम्स होता तो इतने पैसे में एक भी 10 कार्ड का ड्रॉ नहीं मिलता। रुवान गुआंगजियान को अचानक लगा कि उसने पेई कियान के सज्जन हृदय को अपने ही कंजूस स्वभाव से परख लिया है। उन्हें लगा कि पैवॉल न होने का कारण शायद गेम का अधूरा होना या कोई और वजह हो सकती है। लेकिन पूछने पर ही उन्हें एहसास हुआ कि पेई कियान का इरादा पैवॉल बनाने का था ही नहीं। उनका मकसद तो इसे एक बेहद निष्पक्ष मोबाइल कार्ड गेम बनाना था। वे चाहते थे कि आम खिलाड़ी भी दुर्लभ कार्ड निकालने का आनंद ले सके। रुवान गुआंगजियान की आंखों में आंसू भर आए क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने पेई कियान से मूल कलाकृतियों के लिए प्रति सेट 3000 युआन लेकर हद पार कर दी। उन्हें ऐसे आदर्शों और चरित्र वाले रचनाकार को छूट देनी चाहिए थी। अचानक रुवान गुआंगजियान के मन में एक और सवाल आया और उन्होंने जल्दी से पूछा, बॉस पेई, एक और बात। गेम को अभी तक ज्यादा डाउनलोड नहीं मिल रहे हैं। क्या इसका कारण यह है कि आपने मार्केटिंग अभियान शुरू नहीं किए हैं? पेई कियान, मार्केटिंग? अरे, मार्केटिंग तो होने ही वाली नहीं है। रुवान गुआंगजियान दंग रह गए। क्यों नहीं? गेम बनाने के बाद उसका मार्केटिंग न करने का क्या कारण था? एक अच्छा रेस्टोरेंट भी गली के आखिरी छोर पर होने से डरता है, बिना मार्केटिंग के गेमर्स को इस गेम के बारे में कैसे पता चलेगा? पेई कियान, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने इस गेम पर टेम्पलेट, आर्ट रिसोर्स, संगीत, साउंड इफेक्ट्स और क्लाउड रेंटल सर्विस के उपकरण खरीदने में कुल 300,000 खर्च कर दिए। असल में अब मेरे पास पैसे बचे ही नहीं हैं। रुवान गुआंगजियान की आंखों में आंसू आ गए। इस आदमी में कैसी हिम्मत है। रुवान गुआंगजियान को याद आया कि पेई कियान ओरिजिनल आर्ट्स के काम में कितने उदार थे। शुरुआत में रुवान गुआंगजियान ने 4 के सेट के लिए 2000 युआन का सुझाव दिया था, लेकिन पेई कियान ने कहा कि डिजाइन में उनकी मेहनत के लिए 2000 युआन बहुत कम है और उन्होंने कीमत बढ़ाकर 3000 युआन करने पर जोर दिया। उस समय रुवान गुआंगजियान को लगा था कि टेंगा नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड एक बेहद अमीर कंपनी है जिसे पैसों की कोई परवाह नहीं है। लेकिन अब हालात देखकर ऐसा नहीं लगता। टेंगा इतनी अमीर बिल्कुल नहीं थी। निवेश निधि में खेल पर खर्च करने के लिए कुल मिलाकर सिर्फ 300,000 युआन थे। मार्केटिंग के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो रुवान गुआंगजियान को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन वे समझ गए कि ऐसा क्यों हुआ। टेंगा नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने इससे पहले सिर्फ एक ही गेम बनाया था, द लोनली डेजर्ट रोड। हालांकि इसकी काफी चर्चा हुई, लेकिन सिर्फ 1 युआन की बिक्री कीमत पर वे कितना कमा सकते थे। ये स्वाभाविक ही था कि अब उनके पास दूसरे गेम के निवेश के लिए पैसों की कमी हो। कम बजट के बावजूद बॉस पेई ने उनका शोषण करने की जहमत भी नहीं उठाए और इसके बजाय एक ऐसी कीमत पेश की जो दोनों पक्षों को उचित और स्वीकार्य लगे। वाह, ये आदमी तो हद ही करारा था। रुवान गुआंगजियान अचानक दुखी हो गया। शायद अगर बॉस पेई ने पहले कम पैसे मांगे होते तो मार्केटिंग के लिए पैसे बच जाते। हालांकि वह जानता था कि उसे इस विषय पर बात नहीं करनी चाहिए। आखिर बॉस पेई अपने स्वभाव को देखते हुए पैसे तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसके अलावा ये आदमी एक कंपनी का मालिक था, वो अपनी इज्जत बचाना तो जरूर चाहेगा। ये सोचकर रुवान गुआंगजियान का दिल बुरी तरह दुख से भर गया। इतनी नैतिकता वाला खेल सिर्फ मार्केटिंग के लिए पैसे न होने की वजह से गुमनामी में दफन होने वाला था। ये कितना दिल दहला देने वाला था। दोस्तों, मुझे लगता है कि घोस्ट जनरल को अभी हमारी जरूरत है। रुवान गुआंगजियान ने अपने छात्रावास के दोस्तों के साथ ये बात साझा की। ओल्ड हुआंग और बाकी सब भी उतने ही हैरान थे। इस गेम में तो जरा भी नैतिकता झलकती है।
क्या इसका मकसद बिल्कुल भी पैसा कमाना नहीं है? कोई भी कंपनी बिना पैसा कमाए गेम नहीं बनाएगी। मेरे हिसाब से बॉस पे इतने नेक इंसान हैं कि वो गलत तरीके से पैसा कमाना नहीं चाहते। बिल्कुल सही, अगर वो पैसा कमाना नहीं चाहते तो पूरा गेम मुफ्त ही रख देते। मुझे लगता है कि वो 10 युआन की तय कीमत से ही पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल लगता है। गेम में चाहे कितनी भी नैतिकता झलकती हो, बिना मार्केटिंग के इसे लोकप्रिय बनाना मुश्किल होगा। क्यों न हम ही इसका प्रचार करें? हम कर तो सकते हैं, लेकिन हम इतने कम लोग हैं, क्या फायदा? अगर हमारे पास कोई बड़ा खिलाड़ी या लोकप्रिय यूपी मास्टर्स हो तो शायद हम इस पर ध्यान दिला सकें। लेकिन हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं। सभी गहरी सोच में डूब गए। ओल्ड हुआंग और बाकी लोग भी रुवान गुआंगजियान से प्रभावित थे। उन्हें यकीन था कि घोस्ट जनरल जैसा शानदार गेम अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, वरना घरेलू मोबाइल गेम बाजार को भारी नुकसान होगा। हालांकि उन्होंने खूब विचार विमर्श किया, लेकिन उन्हें कोई खास आइडिया नहीं सूझा। वे सिर्फ ऑनलाइन जाकर बार बार घोस्ट जनरल एक अच्छा गेम है पोस्ट नहीं कर सकते थे। ये बेहद बेकार तरीका होता और शायद उनकी मेहनत व्यर्थ ही जाती। अचानक रुवान गुआंगजियान ने अपनी जांघ पर हाथ मारा। मुझे एक आइडिया आया। मैं एक ऐसे ग्रुप में हूँ जिसमें कुछ मशहूर कलाकार हैं। शायद मैं उनसे पूछूं कि क्या वे मेरी मदद कर सकते हैं। ओल्ड हुआंग दंग रह गए। आप ऐसे समूह में हैं? मुझे इसके बारे में कैसे पता नहीं चला? उफ, यह एक लंबी कहानी है। रुवान गुआंगजियान ने अपना कंप्यूटर चालू किया और समझाया। याद है, पिछले साल मैं एक कॉन्सेप्ट आर्ट प्रतियोगिता में पार्ट टाइम काम कर रहा था। तब मेरी मुलाकात शिक्षक चेन क्यूई से हुई और मैंने उन्हें अपनी कला दिखाई। उन्हें ये पसंद आए और उन्होंने मुझे इसे और विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया और मुझे एक समूह में भी शामिल कर लिया। एक पल रुककर उन्होंने आगे कहा, दुख की बात है कि समूह में हमारे उद्योग के बड़े बड़े नाम भरे पड़े हैं। मुझे अंदर कुछ भी कहने में शर्म आती है, इसलिए मैं अब तक चुपचाप आसपास ही घूमता रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 23। अगला। नोवेलाई स्टूडियो हमारे 10,000 से अधिक निःशुल्क उपन्यासों को देखें। अनुवादक एटलस स्टूडियो। संपादक एटलस स्टूडियोज। ओल्ड हुआंग चिंतित थे। क्या ये काम करेगा? भले ही शिक्षक चेन क्यूई हमारे उद्योग में एक बड़ा नाम है, लेकिन हो सकता है कि वे 1 साल पहले की कुछ बातें भूल गए हों। क्या आपको यकीन है कि उन्हें आप याद भी हैं? इसके अलावा ये सभी उद्योग के दिग्गज आमतौर पर विज्ञापन के लिए एक निश्चित और उच्च कीमत लेते हैं और वे अपने व्यक्तिगत मूल्यों को कम नहीं करेंगे। अगर हम उनसे बिना कुछ दिए घोस्ट जनरल के विज्ञापन में मदद मांगते हैं। रुवान गुआंगजियान ने सिर हिलाया। ये पक्का नहीं है। मेरे अवलोकन के आधार पर ये दिग्गज आमतौर पर मिलनसार होते हैं। भले ही वे बहुत सारे सशुल्क विज्ञापन सौदे करते हैं, लेकिन उनके लिए वीबो पर एक दूसरे को विज्ञापन देने में मदद करना भी आम बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या उन्हें हमारा काम पसंद आएगा या नहीं। अगर उन्हें पसंद आया तो कोई न कोई इसे साझा करने के लिए जरूर तैयार होगा, लेकिन अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो हम कुछ नहीं कर सकते। ओल्ड हुआंग ने सिर हिलाया। लगता है हमें सिर्फ कोशिश ही करनी पड़ेगी। रुवान गुआंगजियान ने ग्रुप चैट खोला और ओल्ड हुआंग ने देखा, वाकई इसमें हर तरह के प्रतिभाशाली लोग थे। ग्रुप के मालिक का नाम चेन क्यूई था। उन्होंने कुछ साल पहले ही घरेलू गेम ओरिजिनल आर्ट्स आर्टिस्ट सर्कल में अपना नाम बना लिया था। उन्हें अक्सर गेम के लिए आयोजित विभिन्न कॉन्सेप्ट आर्ट प्रतियोगिताओं में जज के रूप में आमंत्रित किया जाता था। ग्रुप के अन्य एडमिन भी जाने माने लोग थे। उनमें से कुछ घरेलू एनिमेशन जगत में प्रसिद्ध थे, कुछ कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग में माहिर थे, यहाँ तक कि गेम डिजाइनर, प्रोड्यूसर और उपन्यासकार भी थे। ये सभी लोग चेन क्यूई के नेटवर्क से थे, जिनमें से अधिकांश कलाकार थे जबकि बाकी गेम, एनिमेशन या अन्य क्षेत्रों से जुड़े थे। इतने बड़े नामों वाले ग्रुप चैट में सिर्फ एक संदेश छोड़ने मात्र से ही रुवान गुआंगजियान पर पहाड़ जैसा दबाव महसूस हो रहा था। उन्होंने इस बारे में गहराई से सोचा। अगर वह सीधे सीधे खेल के विज्ञापन में मदद मांग लेता तो कोई भी उसकी मदद नहीं करता और यह उसके लिए असभ्य भी लगता। नमस्कार सभी को, मैं कला का 4था वर्ष का छात्र हूँ। मैंने हाल ही में कुछ मौलिक कलाकृतियां बनाई हैं और मैं आप सभी अनुभवी लोगों से इस पर राय लेना चाहता हूं कि इसमें क्या कमियां हैं और मैं इसे और कैसे बेहतर बना सकता हूं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? रुवान गुआंगजियान का लहजा बेहद विनम्र था। हालांकि उसे अपनी कला पर पूरा भरोसा था, लेकिन आखिर वह एक कनिष्ठ छात्र था और जरूरत पड़ने पर उसे विनम्रता दिखानी ही थी। ये समूह ज्यादा सक्रिय नहीं था और ज्यादातर बड़े लोग बातचीत या प्रचार में जरूरत से ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर रहे थे। इसलिए
रुवान गुआंग जियान का संदेश तुरंत सामने नहीं आया और कुछ समय तक समूह चेक में पड़ा रहा। 2 मिनट बाद पेंटर ओल्ड लियू नाम के किसी व्यक्ति ने जवाब दिया, जरूर भेज दीजिए। रुवान गुआंग जियान ने उसमें अपनी कुछ पसंदीदा रचनाएं पोस्ट की। आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद अनुभवी कलाकार। पेंटर ओल्ड लियू, चिंता मत कीजिए, हम सब एक ही पेशे में हैं। बातचीत से हमें साथ मिलकर आगे बढ़ने में मदद मिलती है। मैंने तो आपसे कुछ साल पहले ही इस पेशे में कदम रखा है। कुछ मिनट बाद पेंटर ओल्ड लियू, उद्धरण चिन्ह ... मैंने जो पहले कहा था उसे वापस लेता हूँ, आप अनुभवी कलाकार हैं। वो परछाया, वो शैली, वो बारीकियां, क्या आप सच में सिर्फ चौथे साल के छात्र हैं? देखते ही देखते बाकी लोग भी इन तस्वीरों को देखने के लिए आकर्षित हो गए। एक और अनुभवी कलाकार जो नौसिखिया होने का दिखावा कर रहा है। यह आदमी इतनी कुशल तकनीकों के साथ खुद को नौसिखिया कह रहा है। अगर तुम नौसिखिया हो तो मैं क्या हूँ? उसकी नींव कितनी मजबूत है। प्रस्तुति शैली वाकई अनोखी है। क्या वह ड्रैगन गुआन यू है? भले ही शैली में बहुत बदलाव किया गया हो, लेकिन ये भद्दा नहीं लगता और बिल्कुल स्वाभाविक लगता है। ये वाकई एक शानदार एहसास है। चाहे वह किरदार हो या पृष्ठभूमि, सब कुछ बहुत भव्य दिखता है। क्या सभी नौसिखिया इतने ही भयानक होते हैं? इस स्तर की मौलिक कलाकृति के लिए मैं तकनीक के मामले में कोई राय भी नहीं दे सकता। ये तो बस प्रतिभा है। इससे मुझे किसी विदेशी अनुभवी कलाकार की कला का एहसास हुआ। फैंटेसी वर्ल्ड की मौलिक कलाकृतियां भी इतनी शानदार नहीं हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही नहीं है। कुछ विवरणों में सुधार की गुंजाइश है, लेकिन निश्चित रूप से यह मुझे किसी भी मुकाबले में हराने के लिए काफी है। भेजी गई कुछ तस्वीरों ने पूरे समूह को प्रभावित कर दिया। वाह, चूंकि ये सभी पेशेवर थे, इसलिए स्वाभाविक ही था कि वे उन खूबियों को पहचान सकते थे जिन्हें आम लोग नहीं पहचान पाते। अधिकांश लोग केवल यही देखते हैं कि क्या वह किसी चीज से मिलती जुलती है या कितनी विशिष्ट है। ज्यादा से ज्यादा वे अपने स्वयं के व्यक्तिपरक दृष्टिकोण तक ही सीमित रहते हैं। हालांकि पेशेवर कलाकार कला की बारीकियों, विवरणों और शैली को पहचान लेते हैं। दूसरे शब्दों में, आम लोग दो समान कलाकृतियों में अंतर नहीं बता सकते, जबकि पेशेवर कलाकार कलाकारों के कौशल स्तर को तुरंत पहचान लेते हैं। इस समय रुवान गुआंग जियान द्वारा भेजी गई कलाकृति उद्योग के इन दिग्गजों के अनुसार चरम स्तर की थी। अद्भुत। मुख्य बात कल्पनाशीलता है। परंपरागत पात्रों से परे जाकर एक नई रचना करने के लिए एक साहसी कल्पनाशीलता का होना आवश्यक है। वहीं उस कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए जन्मजात प्रतिभा के साथ साथ एक अत्यंत कुशल आधार का भी होना आवश्यक है। अगर इस मौलिक कलाकृति को खेल में रूपांतरित किया जा सके तो यह अद्भुत होगा। ये संदेश भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि समूह चैट का स्वामी और घरेलू गेम जगत का प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट चेन क्यूई था। वह एक पल रुका और फिर पूछा, दोस्त, तुम समूह में कब शामिल हुए? मुझे याद नहीं आ रहा। रुवान गुआंग जियान के होंठ फड़क उठे। वास्तव में चेन क्यूई उसे भूल गया था। आखिरकार वह 1 साल पहले संयोग से समूह में शामिल हुआ था और तब से उसने कोई संदेश नहीं भेजा था। बाद में कई और लोगों के जुड़ने के कारण चेन क्यूई रुवान गुआंग जियान को काफी समय से भूल चुका था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक कलाकार के लिए सबसे जरूरी बात यह थी कि उसका काम ही उसकी पहचान बने। जैसे ही ये तस्वीरें भेजी गईं, ग्रुप में सभी लोग इस प्रतिभाशाली नवोदित कलाकार रुवान गुआंग जियान के बारे में जान गए। भाई, क्या तुम ग्रेजुएशन के बाद मेरी कंपनी में शामिल होने पर विचार करोगे? मैं तुम्हें राष्ट्रीय औसत से ज्यादा वेतन और बेहतर सुविधाएं जरूर दूंगा। तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। हमारे पास कई गेम प्रोजेक्ट हैं और ज्यादा बोनस भी मिलते हैं, इसलिए तुम हमारे साथ और आगे बढ़ोगे। ग्रुप के लोग उसे परखने लगे थे। स्वाभाविक रूप से रुवान गुआंग जियान बहुत खुश था। उद्योग के दिग्गजों द्वारा उसके काम को पहचान मिलना उसके लिए बेहद खुशी की बात थी। सच तो यह है कि इन मौलिक कलाकृतियों के बनने से पहले उसे इस बात का पूरा भरोसा नहीं था कि उसकी रचनात्मक शैली को पहचान मिलेगी या वह लोकप्रिय होगी। यही बात दूसरे क्षेत्रों में भी लागू होती है। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता कि कोई किताब या फिल्म रिलीज होने से पहले लोकप्रिय होगी या नहीं। मौलिक कलाकृतियों के मामले में तो यह और भी ज्यादा सच है, जहां सुंदरता की परिभाषा व्यक्तिपरक होती है। फिर भी इन अनुभवी खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया ने रुवान गुआंग जियान के कौशल की पुष्टि कर दी थी। हालांकि वह यहां आने का अपना मकसद नहीं भूले थे। दरअसल ये मूल कलाकृतियां घोस्ट जनरल नामक एक गेम के लिए बनाई गई थी। रुवान गुआंग जियान ने टाइप करना जारी रखा।
लेकिन अभी गेम में कुछ समस्याएं हैं और इसीलिए मैं आप लोगों से मदद मांगने आया हूँ। चेन क्यूई, क्या बात है? रुवान गुआंगजियान, ये गेम एक छोटी सी कंपनी ने बनाया है, लेकिन दिल से। उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था और उन्होंने सारा पैसा गेम की क्वालिटी पर खर्च कर दिया। आखिर में वे विज्ञापन के लिए भी कुछ बचा नहीं पाए। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सभी पुराने खिलाड़ी इस गेम को प्रमोट करने में मदद करेंगे। शायद वीबो पर बस एक बार शेयर करना ही काफी होगा। चेन क्यूई, सिर्फ वीबो पर शेयर करना? बिल्कुल आसान है। गेम का नाम और इसे बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? रुवान गुआंगजियान, घोस्ट जनरल। इसे तेंगा नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने बनाया है। तेंगा, ये नाम जाना पहचाना क्यों लग रहा है? चेन क्यूई उत्सुक हो गया। अध्याय 24। अगला, नोवेलाई स्टूडियो हमारे 10,000 से अधिक निःशुल्क उपन्यासों को देखें। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। कुछ देर बाद ग्रुप चैट में हलचल मच गई। क्या तेंगा वही कंपनी नहीं है जिसने द लोनली डेजर्ट रोड बनाया था? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब वे कोई घटिया गेम नहीं बना रहे हैं और मोबाइल गेम बनाने लगे हैं। ये सोचकर हैरानी होती है कि उस कंपनी में भी इंसानियत है। क्या ये सच है? उन सभी लोगों ने तुरंत खोजबीन की और स्वाभाविक रूप से पता चला कि यह गेम उसी कंपनी ने बनाया है जिसने वह घटिया गेम बनाया था जो कुछ समय के लिए लोकप्रिय हुआ था, द लोनली डेजर्ट रोड। भला इस कंपनी में इंसानियत कैसे हो सकती है? रुवान गुआंगजियान ने जल्दी से समझाया, ये सच है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, तो आप गेम डाउनलोड करके खुद खेल सकते हैं। गेम बेहद निष्पक्ष है और आप इसे सिर्फ 10 युआन की तय कीमत पर जितना चाहे उतना खेल सकते हैं। गेम में खरीदने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, 30 युआन का स्थायी सदस्यता कार्ड, जिससे आपको रोजाना 10 बार कार्ड निकालने का मौका मिलता है। इसके अलावा कोई और अतिरिक्त शुल्क नहीं है। क्या आप सच कह रहे हैं? चेन क्यूई को शक हुआ। एक मोबाइल कार्ड गेम जिसमें खरीदने के लिए कोई चीज ही न हो। वे पैसे कैसे कमाएंगे? क्या वे हर खिलाड़ी से सिर्फ 10 युआन लेकर अपनी लागत वसूलने की उम्मीद कर रहे थे? क्या ये गेम घाटे में नहीं जाएगा? सभी को शक हुआ और उन्होंने गेम खरीद कर देखा। खेलने के बाद उन्हें पता चला कि गेम में वाकई ईमानदारी है। गेम में एक बाजार तो था, लेकिन वहां सिर्फ 30 युआन का एक स्थायी सदस्यता कार्ड ही बिक रहा था। ज्यादातर कार्ड गेम्स में एनर्जी, स्टेज चैलेंज काउंट और कार्ड ड्रॉ जैसी चीजें खरीदने के विकल्प होते हैं, लेकिन घोस्ट जनरल में ऐसा कुछ नहीं था। इसका मतलब यह था कि सभी गेमर्स को लगभग एक जैसा गेम प्ले अनुभव मिलेगा, चाहे वे मुफ्त में खेलें या ज्यादा पैसे खर्च करें। यहाँ तक कि गेम में खरीदने के लिए सिर्फ एक ही चीज थी, वो भी सिर्फ 30 युआन का सदस्यता कार्ड। ये तो फैंटेसी वर्ल्ड के एक रीफिल कार्ड के बराबर था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये स्थायी था। चेन क्यूई हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। घरेलू स्तर पर एक मशहूर गेम कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट होने के नाते वो एक टॉप घरेलू गेम कंपनी में काम करता था और इस क्षेत्र में माहिर था। हालांकि वो गेम के सौंदर्यबोध का जिम्मा संभालता था, लेकिन उसे गेम डिजाइन की भी अच्छी जानकारी थी। गेम में खरीदने के लिए उपलब्ध चीजें कार्ड गेम्स के मुनाफे का मुख्य स्रोत होती हैं, जहां कई ज्यादा पैसे खर्च करने वाले खिलाड़ी सैकड़ों या हजारों तक खर्च करते हैं। एक वेल बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने वाला खिलाड़ी सैकड़ों सामान्य खिलाड़ियों के बराबर होता था। ये पैवॉल मॉडल क्यूट 3 किंगडम्स से आया था और सच में उस गेम की इन गेम खरीदारी कई गेम कंपनियों के लिए ईर्ष्या का विषय थी। स्वाभाविक रूप से कई गेमर्स ने उस गेम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। लेकिन कौन सी गेम कंपनी पैसे के खिलाफ खड़ी होगी? चेन क्यूई ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई कंपनी इतनी नेक होगी कि वह न केवल गेम के विकास पर अपना सारा पैसा खर्च कर देगी, जिससे विज्ञापन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, बल्कि सभी गेमर्स को एक समान गेम प्ले अनुभव प्रदान करने के लिए अपनी आय का स्रोत भी कम कर देगी। ये कैसी भावना थी? बचकाना, लेकिन साथ ही महान भी। चेन क्यूई की आंखों में आंसू भर आए। उसे याद आया कि उसने उस समय इस उद्योग में कदम रखा था जब स्टैंडअलोन गेम्स खूब फल फूल रहे थे। उसके जैसे गेमर्स हमेशा अपने मूल मूल्यों को याद रखते थे और ऐसे स्टैंडअलोन गेम्स बनाने का प्रयास करते थे जिनमें लोगों को दिल महसूस हो। लेकिन अब सच में ऐसी बहुत कम कंपनियां बची हैं जिनमें आत्मा हो। कोई बात नहीं, मैं इसे वीबो पर शेयर करने में आपकी मदद करता हूँ। इतना अच्छा गेम यूं ही दबकर नहीं रह जाना चाहिए। चेन क्यूई ने सबसे पहले जवाब दिया। बाकी सबने भी जोश से सहमति जताई। सच में ये दिल को छू लेने वाला गेम है। मैं भी इसका प्रचार करने जा रहा हूँ।
मेरे वीबो पर ज्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं, तो चलिए मैं इसे अपने दूसरे ग्रुप चैट में शेयर कर देता हूँ। वीबो पर पोस्ट करने वाले ओरिजिनल आर्ट्स डालना न भूलें, ये गेम की जान है। बेशक कुछ लोगों को शक भी था, क्या ये व्यक्ति सिर्फ अनुभवी खिलाड़ियों का फायदा उठाकर मुफ्त में प्रचार करने आया है, लेकिन दोबारा सोचने पर ऐसा नहीं लगा। असल बात ये थी कि रुवान गुआंगजियान के ओरिजिनल आर्ट्स वाकई कमाल के थे और उन्होंने सबको प्रभावित कर दिया, वरना इनमें से कोई भी मशहूर खिलाड़ी मुफ्त में प्रचार करने में मदद नहीं करता। इसके अलावा गेम में वाकई इतना दिल था कि इसमें सभी पेवल ऑप्शन पूरी तरह से हटा दिए गए थे। यह एक ऐसी कंपनी थी जिसमें इतनी उदारता थी कि उन्होंने विज्ञापन पर न तो पैसा खर्च किया और न ही गेम की कीमत बढ़ाई। ऐसे नेक कामों पर शक करने की क्या जरूरत थी। मौजूदा हालात को देखते हुए गेम को भारी नुकसान होने की पूरी संभावना थी। विज्ञापन में यूं ही मदद करना तो बस उसकी मौत को टालने जैसा था। देखते ही देखते ग्रुप के पुराने सदस्यों ने रुवान गुआंगजियान के वीबो पोस्ट और ओरिजिनल आर्ट शेयर कर दिए। चेन क्यूई ने भी इसे शेयर किया और साथ में अपना एक बयान भी लिखा। यह मेरे ग्रुप के एक दोस्त का काम है। मुझे उनकी मौलिक कला शैली बहुत पसंद है, जिसमें वे तीनों राज्यों के पारंपरिक पात्रों की पुनर्व्याख्या करते हैं। उनकी कल्पनाशीलता बेजोड़ है और उनकी शैली वाकई अनूठी है। पुनश्च ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे घोस्ट जनरल नामक खेल के लिए बनाया था। चेन क्यूई ने इसका बहुत ज्यादा प्रचार नहीं किया। इसकी एक वजह यह थी कि उनका स्वभाव सीधा सादा था और वे अनावश्यक बातें करने में माहिर नहीं थे। साथ ही वे ये भी नहीं चाहते थे कि लोग इसे महज एक व्यावसायिक विज्ञापन समझें। अगर वे इसके बारे में ज्यादा शेखी बघाड़ते तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता। उन्होंने वीबो पर जो पोस्ट किया था उससे ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने अपने दोस्त के काम को साझा करने के लिए बस यूं ही इसका जिक्र किया हो। बेशक ये कलाकार उद्योग के दिग्गज थे, लेकिन उनके फॉलोअर्स की संख्या इतनी ज्यादा नहीं थी। उदाहरण के लिए चेन क्यूई को ही ले लीजिए। वे बड़े पैमाने पर घरेलू खेलों के लिए कला और कॉन्सेप्ट डिजाइन के प्रभारी थे और उनके कई मौलिक कला कार्य व्यापक रूप से सराहे गए थे। फिर भी उनके वीबो फॉलोअर्स की संख्या केवल कुछ लाख के आसपास थी। इसी तरह की पोस्ट पर टिप्पणियां ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 ही होती थीं। हालांकि चेन क्यूई के सभी वीबो मित्र ऐसे कलाकार नहीं थे जो खेलों के लिए मौलिक कला में विशेषज्ञ थे। उनके मित्रों में एनिमेशन उद्योग के दिग्गज, प्रसिद्ध गेम कंपनियों के निर्माता और यहाँ तक कि कुछ छोटे मोटे अभिनेता और उपन्यासकार भी शामिल थे, इत्यादि। इन लोगों को विज्ञापन दिखाकर वह अब भी कुछ हद तक अपना प्रभाव बनाए हुए था। देखते ही देखते उसके वीबो पर टिप्पणियां तेजी से बढ़ने लगीं। क्या ये तीनों राज्यों के पात्रों का रूपांतरण है? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या ये किसी विदेशी कलाकार का काम है? ये तो किसी स्थानीय कलाकार का काम है। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि हमारे स्थानीय कलाकार भी इतनी मौलिक शैली में कलाकृतियां बना सकते हैं। अद्भुत। इसे देखकर ही बहुत भव्यता का एहसास होता है। गेम का नाम घोस्ट जनरल है। मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना। ये सारे मोबाइल गेम कार्टून जैसे डिजाइन के हैं। मैं इनसे उब गया हूँ। ये शैली बेहद ताज़ा है। चलो इसे देखते हैं। स्वागत उम्मीद से कहीं ज्यादा गर्मजोशी भरा था। दरअसल ये सामान्य ही था। आखिरकार क्यूट 3 किंगडम्स को लोकप्रिय हुए पूरा 1 साल हो चुका। The pure Salacuta 3 Kingdams ki vajaha se mobile carta gemma kalain valam ki senkya mem kafi barotari waiti, A's mem, Zyadatara mobile gamarsa asani se mobile carta gemma kalana sika sakata, lekina dusari tarafa, vacuta 3 Kingdams ke andaza se ubain bilajda, Isaka kartuna jaza dizana to vakaila javabada. Kai rakanakaram ne isi kalana ko apanate hu isi taraha ke gemma bear payman parabane, Jesus Zyadatara gamarsa bara bara dohare jane vale kartuna jays dizanam se ubakupta, lekina gosta generala bilkala alagada, surfa isake originala artavarka hi gamarsa ko yaha badan ke lai kafi the ki yaha kuta 3 kingadamsa se bilkala alaga gemma hi ora unham isamem dilakaspi biegi, usa napani amkam malate hu soka ki sayada us brahma ho raha hi. Kahale Jaba Usain Kai Bara Seka Kiada, Tidanaloda Ki Sankya Hamesa Dasa K Asapasa Hai Hoditi, Lekina Akanaka Yaha Barhakara 2000 Sabi Ziada Hogai, Ma Yanga Ko Laga Ki Vaha Kucha Galata De Ka Raha Hai, Lekina Jaba Usain Kailarayam Ki Redinga Ora Samixim Dekim, Tius Patakala Gaya Ki Yaha Saka Hai. Gamarsa ke eka samuha nevaka isa gemma ko kojanakalada, ma yanga nasa base pahale gemma ki redinga deki yaha konkane valley 9.7 t.
Suruata mem, Gosta generala ka samiksa anubaga bilkula kalida, lekina abataka vaham sikaram samiksi me kuki thim. Why is this game sold at 10 yuan? It's more expensive than Cute 3 Kingdoms, what the hell? The previous commenter, you must not have played the game yet, right? You're complaining that 10 yuan is expensive. It's too cheap. I've played it seriously for a little and found that it's a mobile card game filled with sincerity. The key is that there's only a single permanent membership card that the game sells to you. If you were to lump it together with the cost of the game, everything costs a mere 40 yuan. 40 yuan to play as much as you want while everyone's equal without any top-up values or paywalls. I'm appalled. Is this even a mobile card game? This game's quality is rather decent. As a loyal fan of mobile card games, I've finally found one that is unique. What's memorable are the characters inside. I've never seen anyone interpret characters of the Three Kingdoms using such a unique manner. It's absolutely unbelievable. Yet, within its ridiculousness, there's a refreshing feeling to it. The original art's awesome. I'll even be willing to pay money in-game just because of the original arts. What? I can't pay money in-game. Seems like I can only give a 5-star review then. Ma Yang's hands were shivering in excitement. After going through the reviews page by page, he couldn't even find a single negative review. It wasn't entirely because the original arts were amazing and the game charged a reasonable price that there was no negative reviews. The most important reason was that the first batch of players were here just for the original arts. After the artists from Chen Chi's group shared the images on their Weibo, there was an extremely warm reception and those people got here by searching for the game's title. हालांकि ज्यादातर लोग इस बात से कुछ हद तक निराश थे कि घोस्ट जनरल एक स्टैंडअलोन या बड़े पैमाने का ऑनलाइन गेम नहीं था, लेकिन गेम शुरू करने के बाद वे इसे खराब रिव्यू नहीं दे सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि गेम में वाकई दिल को छू लेने वाली भावनाएं थीं। कला और संगीत, हर मामले में इसकी गुणवत्ता बेहतरीन थी। तेई कियान के लिए कीमत कोई मुद्दा नहीं थी और पहली छाप ही शानदार थी। साथ ही, इसमें कोई पैवॉल नहीं था, जिससे और भी खिलाड़ी गेम के प्रति आकर्षित हुए। नतीजतन, पहले बैच के गेमर्स द्वारा इसे शुरू करने के बाद, शानदार माउथ पब्लिसिटी के चलते घोस्ट जनरल को जबरदस्त रिव्यू मिले। मा यांग ने ऊपर की चारपाई से अपना सिर बाहर निकाला और तेई कियान से कहा, भाई कियान, हमने कर दिखाया। हमारे डाउनलोड बढ़ रहे हैं और कई शानदार 5 स्टार रिव्यू मिल रहे हैं। छी, तेई कियान पानी पी रहा था और उसे खांसी आ गई, जिसके बाद वह पूरे 1 मिनट तक खांसता रहा। तुमने क्या कहा? उसे लगभग लगा कि वह कुछ गलत सुन रहा है। मा यांग ने उत्साह से दोहराया, हमारे गेम को अब तक 2000 से ज्यादा डाउनलोड मिल चुके हैं। साथ ही, गेम के लिए सभी लोग शानदार रिव्यू दे रहे हैं और कुछ लोग तो मेरे कैरेक्टर डिजाइन की भी तारीफ कर रहे हैं। तेई कियान पूरी तरह से हैरान था। डाउनलोड 2000 से ज्यादा हो गए। ये कैसे हो सकता है? गेमर्स को इस गेम के बारे में कहां से पता चला? और तो और, सभी ने 5 स्टार रिव्यू दिए। ये समझ से बाहर था। गेम पूरी तरह से यूनिवर्सल मोबाइल कार्ड गेम टेम्पलेट्स का उपयोग करके बनाया गया था और गेम प्ले में कोई नयापन नहीं था। ऐसे में 5 स्टार रिव्यू कैसे मिल सकते हैं? अगर यह किसी और का गेम होता, तो तेई कियान की पहली प्रतिक्रिया यही होती कि बनाने वालों ने लाइक्स और रिव्यू खरीदे होंगे। लेकिन यह उसका अपना गेम था। उसे जरा भी यकीन नहीं था कि उसने कोई रिव्यू नहीं खरीदा था। उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया था। उसके पास नकली रिव्यू खरीदने के लिए एक पैसा भी कैसे बचता? इसके अलावा, अगर उसके पास पैसा होता भी, तो तेई कियान ऐसा कभी नहीं करता। वह सबसे ज्यादा यही चाहता था कि गेम चुपचाप गायब हो जाए। वह ऐसा क्या कर सकता था जिससे इतना प्रचार हो? क्या किसी और कंपनी ने नकली रिव्यू खरीदे होंगे और गलती से किसी दूसरे गेम का रिव्यू कर दिया होगा? ये भी संभव नहीं लगता। क्या कोई इतनी घटिया सेवा दे सकता है कि गलती से किसी गलत गेम का रिव्यू कर दे? क्या ऐसा हो सकता है कि पिछली गेम जैसी ही कोई और घटना हो गई हो? तेई कियान ने ESRO की वेबसाइट पर लॉग इन किया और गेम के डाउनलोड के आंकड़े देखे। मा यांग ने उससे झूठ नहीं बोला था, डाउनलोड सचमुच बहुत बढ़ गए थे। इसके अलावा, खिलाड़ियों की समीक्षाएं बिल्कुल वैसी ही थी जैसी नकली समीक्षक लिखते हैं। सभी घोस्ट जनरल की दयालुता की तारीफ कर रहे थे। डाउनलोड की संख्या और इन गेम स्थायी सदस्यता कार्ड खरीदने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। तेई कियान दोनों उछलती कूदती आकृतियों को देखकर पूरी तरह से दंग रह गया। इस दुनिया में क्या हो रहा है? इस बार क्या गड़बड़ हो गई? आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और तेई कियान वापस अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। अध्याय 25। अगला, नोवेलाई स्टूडियो हमारे 10,000 से अधिक निःशुल्क उपन्यासों को देखें।
अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। मायान परेशान था। भाई कियान, क्या हमारा गेम सच में इतना घटिया है? इसके बारे में जरा भी चर्चा नहीं है। जब कोई नया गेम प्रकाशित होता है तो आमतौर पर पहले ही दिन उसे कुछ दसियों हजार डाउनलोड मिल जाते हैं। हमारा गेम सिर्फ कुछ दर्जन डाउनलोड ही क्यों पा रहा है? मायान बहुत परेशान था। गेम प्रकाशित होने के बाद से वो हर दूसरे मिनट आधिकारिक गेम प्लेटफॉर्म पर घोस्ट जनरल के डाउनलोड और खिलाड़ियों की समीक्षाओं की जांच कर रहा था। फिर भी 1 घंटा बीत गया, 3 घंटे, 5 घंटे, आंकड़े लगभग 0 ही थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि घोस्ट जनरल अनुशंसा सूची में बहुत नीचे था और यह गेम अपने आप में कुछ खास आकर्षक नहीं था। नहीं इसके कोई सुंदर विज्ञापन चित्र थे, भला इसे कौन देखता? द लोनली डेजर्ट रोड को शिक्षक कियाओ ने खोजा था क्योंकि वह यूपी मास्टर थे जो स्टैंडअलोन गेम्स की आलोचना करने में माहिर थे और नियमित रूप से नए गेम्स की खोज करते रहते थे। इसे अपवादों में भी अपवाद कहा जा सकता है। ज्यादातर मोबाइल गेमर्स नियमित रूप से नए मोबाइल गेम नहीं खोजते जब तक कि वे असाधारण रूप से लोकप्रिय न हो या कम से कम लोकप्रिय होने की कगार पर न हो। घोस्ट जनरल जैसे नए मोबाइल गेम के लिए बिना किसी मार्केटिंग योजना के गुमनामी में खो जाने की संभावना लगभग 100% थी। कोई बात नहीं, नए गेम के साथ ऐसा ही होता है। हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा, पी कियान ने सांत्वना दी। इंतजार करना होगा और देखना होगा। जी हाँ, हालांकि पे कियान ऊपर से मायान की तरह ही चिंतित दिख रहा था, लेकिन वह मन ही मन बहुत खुश था। डाउनलोड न होना तो स्वाभाविक था। आखिरकार जब ये गेम अभी तक लॉन्च ही नहीं हुआ था तो खिलाड़ी कहां से आते? कुछ दिनों की बात छोड़ दे तो ये गेम 1 हफ्ते या 1 महीने बाद भी स्थिर हो जाएगा। पे कियान बस इस हफ्ते के जल्द से जल्द बीतने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार घोस्ट जनरल गेम प्लेटफॉर्म के रिकमेंडेशन स्पॉट से हट जाएगा और इसकी लोकप्रियता भी कम हो जाएगी। इसके साथ ही सिस्टम के समझौते के तहत सिस्टम फंड के सभी 300,000 रुपये उसकी निजी संपत्ति में बदल दिए जाएंगे। कमाल है। पे कियान की सांत्वना का कोई खास असर नहीं हुआ क्योंकि मायान पहले की तरह ही उदास दिख रहा था। मुझे आंकड़े फिर से देखने दो। शायद 3 घंटे बीतने के बाद कुछ बदलाव आ गए हों। मायान ने एसआरओ के आधिकारिक गेम प्लेटफॉर्म को खोलकर घोस्ट जनरल को खोजते हुए कहा। जब वह गेम के सूचना पृष्ठ पर पहुंचा तो मायान दंग रह गया। उसने अपनी आंखें मलते हुए सोचा कि शायद उसे भ्रम हो रहा है। पहले जब उसने कई बार चेक किया था तो डाउनलोड की संख्या हमेशा 10 के आसपास ही होती थी, लेकिन अचानक ये बढ़कर 2000 से भी ज्यादा हो गई। मायान को लगा कि वह कुछ गलत देख रहा है, लेकिन जब उसने खिलाड़ियों की रेटिंग और समीक्षाएं देखी तो उसे पता चल गया कि यह सच है। गेमर्स के एक समूह ने वाकई इस गेम को खोज निकाला था। मायान ने सबसे पहले गेम की रेटिंग देखी, ये चौंकाने वाली 9.7 थी। शुरुआत में घोस्ट जनरल का समीक्षा अनुभाग बिल्कुल खाली था, लेकिन अब तक वहां सैकड़ों समीक्षाएं आ चुकी थीं। ये गेम 10 युआन में क्यों बिक रहा है? ये क्यूट 3 किंगडम्स से भी महंगा है। ये क्या बकवास है? पिछले कमेंट करने वाले, आपने शायद अभी तक गेम खेला ही नहीं है ना? आप शिकायत कर रहे हैं कि 10 युआन महंगा है। ये तो बहुत सस्ता है। मैंने इसे थोड़ा गंभीरता से खेला और पाया कि यह ईमानदारी से बनाया गया एक मोबाइल कार्ड गेम है। इसकी खासियत यह है कि गेम आपको सिर्फ एक ही स्थायी सदस्यता कार्ड बेचता है। अगर आप इसे गेम की कीमत के साथ जोड़ दें तो सब कुछ सिर्फ 40 युआन का पड़ता है। 40 युआन में जितना चाहे उतना खेलें, बिना किसी टॉप अप या पेवॉर के, सभी बराबर हैं। मैं हैरान हूँ, क्या ये वाकई एक मोबाइल कार्ड गेम है? इस गेम की क्वालिटी काफी अच्छी है। मोबाइल कार्ड गेम्स के एक वफादार प्रशंसक के तौर पर मुझे आखिरकार एक अनोखा गेम मिल गया। इसमें मौजूद किरदार यादगार हैं। मैंने 3 किंगडम्स के किरदारों को इतने अनोखी तरीके से पेश करते हुए पहले कभी नहीं देखा। वाह, ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। फिर भी इसकी बेतुकीपन के भीतर एक ताजगी का एहसास है। ओरिजिनल आर्ट कमाल का है। मैं तो सिर्फ ओरिजिनल आर्ट के लिए गेम में पैसे देने को भी तैयार हूँ। क्या मैं गेम में पैसे नहीं दे सकता? लगता है कि मैं सिर्फ 5 स्टार रिव्यू ही दे सकता हूँ। मायान के हाथ उत्साह से कांप रहे थे। पन्ने दर पन्ने रिव्यू पढ़ने के बाद भी उसे एक भी नकारात्मक रिव्यू नहीं मिला। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था कि ओरिजिनल आर्ट शानदार थे और गेम की कीमत वाजिब थी। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि पहले बैच के खिलाड़ी सिर्फ ओरिजिनल आर्ट के लिए ही यहाँ आए थे। चेन क्यूई के ग्रुप के कलाकारों द्वारा वीबो पर तस्वीरें शेयर करने के बाद उन्हें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और वे लोग गेम का नाम खोजकर यहाँ पहुंचे।
हालांकि ज्यादातर लोग इस बात से कुछ हद तक निराश थे कि घोस्ट जनरल एक स्टैंडअलोन या बड़े पैमाने का ऑनलाइन गेम नहीं था, लेकिन गेम शुरू करने के बाद वे इसे खराब रिव्यू नहीं दे सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि गेम में वाकई दिल को छू लेने वाली भावनाएं थीं। कला और संगीत, हर मामले में इसकी गुणवत्ता बेहतरीन थी। तेई कियान के लिए कीमत कोई मुद्दा नहीं थी और पहली छाप ही शानदार थी। साथ ही इसमें कोई पैवॉल नहीं था, जिससे और भी खिलाड़ी गेम के प्रति आकर्षित हुए। नतीजतन पहले बैच के गेमर्स द्वारा इसे शुरू करने के बाद शानदार माउथ पब्लिसिटी के चलते घोस्ट जनरल को जबरदस्त रिव्यू मिले। मा यांग ने ऊपर की चारपाई से अपना सिर बाहर निकाला और तेई कियान से कहा, भाई कियान, हमने कर दिखाया। हमारे डाउनलोड बढ़ रहे हैं और कई शानदार 5 स्टार रिव्यू मिल रहे हैं। छी! तेई कियान पानी पी रहा था और उसे खांसी आ गई, जिसके बाद वह पूरे 1 मिनट तक खांसता रहा। तुमने क्या कहा? उसे लगभग लगा कि वह कुछ गलत सुन रहा है। मा यांग ने उत्साह से दोहराया, हमारे गेम को अब तक 2000 से ज्यादा डाउनलोड मिल चुके हैं। साथ ही गेम के लिए सभी लोग शानदार रिव्यू दे रहे हैं और कुछ लोग तो मेरे कैरेक्टर डिजाइन की भी तारीफ कर रहे हैं। तेई कियान पूरी तरह से हैरान था। डाउनलोड 2000 से ज्यादा हो गए। ये कैसे हो सकता है? गेमर्स को इस गेम के बारे में कहां से पता चला? और तो और सभी ने 5 स्टार रिव्यू दिए। ये समझ से बाहर था। गेम पूरी तरह से यूनिवर्सल मोबाइल कार्ड गेम टेम्पलेट्स का उपयोग करके बनाया गया था और गेम प्ले में कोई नयापन नहीं था। ऐसे में 5 स्टार रिव्यू कैसे मिल सकते हैं? अगर यह किसी और का गेम होता तो तेई कियान की पहली प्रतिक्रिया यही होती कि बनाने वालों ने लाइक्स और रिव्यू खरीदे होंगे। लेकिन यह उसका अपना गेम था। उसे जरा भी यकीन नहीं था कि उसने कोई रिव्यू नहीं खरीदा था। उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया था। उसके पास नकली रिव्यू खरीदने के लिए एक पैसा भी कैसे बचता? इसके अलावा अगर उसके पास पैसा होता भी तो तेई कियान ऐसा कभी नहीं करता। वह सबसे ज्यादा यही चाहता था कि गेम चुपचाप गायब हो जाए। वह ऐसा क्या कर सकता था जिससे इतना प्रचार हो? क्या किसी और कंपनी ने नकली रिव्यू खरीदे होंगे और गलती से किसी दूसरे गेम का रिव्यू कर दिया होगा? ये भी संभव नहीं लगता। क्या कोई इतनी घटिया सेवा दे सकता है कि गलती से किसी गलत गेम का रिव्यू कर दे? क्या ऐसा हो सकता है कि पिछली गेम जैसी ही कोई और घटना हो गई हो? तेई कियान ने ESRO की वेबसाइट पर लॉग इन किया और गेम के डाउनलोड के आंकड़े देखे। मा यांग ने उससे झूठ नहीं बोला था, डाउनलोड सचमुच बहुत बढ़ गए थे। इसके अलावा खिलाड़ियों की समीक्षाएं बिल्कुल वैसी ही थी जैसी नकली समीक्षक लिखते हैं। सभी घोस्ट जनरल की दयालुता की तारीफ कर रहे थे। डाउनलोड की संख्या और इन गेम स्थायी सदस्यता कार्ड खरीदने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। तेई कियान दोनों उछलती कूदती आकृतियों को देखकर पूरी तरह से दंग रह गया। इस दुनिया में क्या हो रहा है? इस बार क्या गड़बड़ हो गई? आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और तेई कियान वापस अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। नोवेलुनार लोगो, उपन्यास, घर, नवीनतम अपडेट, नए उपन्यास, पूरा होना, श्रेणी, शैलियां, लॉग इन करें, / धनवान बनने के लिए धन खोना, / अध्याय 26, 11 मार्च 2026, पहले का 26 / 1674। अगला, नोवेलाई स्टूडियो हमारे 10,000 से अधिक निःशुल्क उपन्यासों को देखें। अनुवादक, एटलस स्टूडियो, संपादक, एटलस स्टूडियोज। भाई कियान, मा यांग की बार बार पुकार से तेई कियान की नींद खुली। मुझे पता है कि इस खेल के लिए तुमने इतनी मेहनत की है और अब हालात सुधर रहे हैं, तो तुम स्वाभाविक रूप से उत्साहित हो। लेकिन ज्यादा भावुक मत हो, ये तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। जल्दी शांत हो जाओ, हम सफल हो गए। मा यांग का उत्साह उसके शब्दों से साफ झलक रहा था। तेई कियान चिढ़ गया और गुस्से में आंखें घुमाने लगा। क्या मैं खुश दिख रहा हूँ? क्या मैं उत्साहित दिख रहा हूँ? मैं तो निराश हूँ। तेई कियान का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमने कर दिखाया। वो उलझन में था, आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? दर्द में होने, निराश होने और हार स्वीकार करने के अलावा कोई चारा न होने के बावजूद तेई कियान को ये जानना ही था कि वह सफल क्यों हुआ। ये खेल इतना लोकप्रिय कैसे हो गया? क्या यह इसलिए हुआ क्योंकि किसी यूपी मास्टर ने इस खेल की फिर से बुराई की थी? लेकिन मुख्य बात यह थी कि इस बार उसने जो गेम बनाया था उसमें कोई कमी नहीं थी। सबसे पहले उसने कियांडू पर घोस्ट जनरल के कीवर्ड खोजे ताकि पता चल सके कि उसे कोई भरोसेमंद सुराग मिल सकता है या नहीं। गेम के रिव्यू सेक्शन में XX का टूरिस्ट ग्रुप या ऐसा कोई संदेश नहीं था। आखिर समस्या क्या थी? तेई कियान पूरी तरह से हैरान था।
इतने सारे लोग इस गेम के बारे में जानते थे। तेई कियान ने खुद इसका कोई विज्ञापन नहीं किया था। ये तो और भी कम संभव था कि मा यांग ने ऐसा किया हो। अगर वह चाहता भी तो उसके पास इसके लिए पर्याप्त संपर्क नहीं थे। इससे तेई कियान के पास सिर्फ वे लोग बचे जिनसे उसने ESRO की वेबसाइट पर संसाधन और टेम्पलेट खरीदते समय बातचीत की थी। 1 मिनट रुकिए। समीक्षा लिखने वाले ज्यादातर खिलाड़ियों ने मूल कलाकृतियों पर ही टिप्पणी की है। साफ है, वे मूल कलाकृतियों से आकर्षित हुए हैं, लेकिन गेम देखे बिना वे मूल कलाकृतियां कैसे देख सकते थे। एक प्रयोग करने की भावना से तेई कियान ने वीबो खोला और घोस्ट जनरल को खोजा। इस बार उसे नतीजे मिले। कई मशहूर कलाकारों ने घोस्ट जनरल की मूल कलाकृतियां बेझिझक साझा की हैं। ये सभी पोस्ट गेमिंग और एनिमेशन समुदायों में भी खूब शेयर की गई, यहाँ तक कि टेक जगत के कुछ बड़े नामों ने भी इसे शेयर किया। औसत वीबो शेयर की संख्या भी काफी ज्यादा थी। इसी वजह से घोस्ट जनरल वीबो की सबसे ज्यादा खोजी जाने वाली चीजों में शामिल हो गया। हालांकि यह सूची में सबसे ऊपर नहीं था, लेकिन इसने काफी ट्रैफिक जनरेट किया। तेई कियान हक्का बक्का रह गया। ये किसने किया? किसके पास इतना प्रभाव हो सकता है कि इतने सारे उद्योग जगत के दिग्गज घोस्ट जनरल के प्रचार में मदद करने को तैयार हो गए? कोई भी सामान्य विज्ञापन कंपनी या प्रदाता ऐसा नहीं कर सकता था। मुख्य बात यह थी कि इनमें से अधिकांश कलाकार अपने अपने क्षेत्रों में प्रसिद्ध हस्तियां थीं। ये ऐसे लोग थे जिनका अहंकार इतना अधिक था कि वे विज्ञापन के लिए भुगतान किए गए प्रायोजन सौदे भी स्वीकार नहीं करते। शेयर के स्रोत का पता लगाते हुए तेई कियान को मूल पोस्टकर्ता मिला रुवान गुआंगजियान। ये रुवान गुआंगजियान का निजी खाता था और उसके केवल कुछ 100 फॉलोअर्स थे। फिर भी उस पोस्ट को हजारों बार शेयर किया गया था और उसकी लोकप्रियता कम नहीं हो रही थी। हालांकि तेई कियान को समझ नहीं आ रहा था कि केवल कुछ 100 फॉलोअर्स वाले खाते की एक पोस्ट का इतना प्रभाव कैसे हो सकता है, लेकिन ये स्पष्ट था कि सब कुछ रुवान गुआंगजियान की प्रचार पोस्ट से ही शुरू हुआ था। उसने अपना सिर पीट लिया। मैं तो गया काम से। इस बार गड़बड़ हम में से ही किसी एक की वजह से हुई है। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुवान गुआंगजियान खेल का विज्ञापन करने में उसकी मदद करने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। ये बिल्कुल समझ से परे था। क्या हमारा रिश्ता सिर्फ पैसों का नहीं है? मैंने तुम्हें ओरिजिनल आर्ट के लिए पैसे दिए और मुझे प्रोडक्ट मिल गया, बस इतना ही काफी है। तुम खेल का विज्ञापन और प्रचार करने में मेरी मदद करने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास करने के लिए और कुछ नहीं है? मैं तो तुम्हें विज्ञापन के लिए कोई अतिरिक्त पैसा भी नहीं दे रहा। तेई कियान पूरी तरह से हैरान था। उसने ESRO की वेबसाइट के जरिए पता लगाने का फैसला किया कि आखिर चल क्या रहा है। तुमने वीबो पर घोस्ट जनरल का प्रचार किया। कुछ मिनट बाद रुवान गुआंगजियान ने जवाब दिया, जी हाँ, मैंने अपने कुछ कलाकार मित्रों से इसे थोड़ा साझा करने में मदद ली। मुझे भी इतने शानदार परिणाम की उम्मीद नहीं थी। बॉस पे, आपको मेरा आभारी होने की जरूरत नहीं है। मुझे बस लगा कि इतनी मेहनत से बने खेल को यूं ही धूल में दब जाने देना व्यर्थ होगा। खेल में पूरे 300,000 का निवेश किया, प्रचार के लिए एक पैसा भी नहीं छोड़ा। सच में आप जैसे जुनूनी रचनाकार मिलना मुश्किल है। मेरे सभी कलाकार मित्र आपकी भावना से प्रेरित हुए और इसीलिए वे इसे साझा करने में मदद करने के लिए तैयार हुए। इसके अलावा घोस्ट जनरल में वाकई बहुत नैतिकता है और यह उच्च गुणवत्ता का है। लेकिन निश्चित रूप से इतनी अच्छी प्रतिक्रिया का श्रेय मेरी कला को भी जाता है। उद्धरण चिन्ह। बात बस इतनी सी है कि घोस्ट जनरल जैसा उच्च गुणवत्ता वाला और ईमानदारी से बनाया गया गेम लोकप्रिय होना ही था। मैंने इसके लिए कुछ खास नहीं किया। रुवान गुआंगजियान का जवाब पढ़कर तेई कियान पूरी तरह से हैरान रह गया। असल में उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। क्या मुझ जैसे जुनूनी रचनाकार मिलना दुर्लभ है? घोस्ट जनरल एक नैतिक गेम है, इसलिए इसका लोकप्रिय होना तय है। आखिर चल क्या रहा है? जुनून। मैं तो बस यही चाहता था कि गेम को नुकसान हो। घोस्ट जनरल का लोकप्रिय होना तय है? नहीं, धिक्कार है। अगर ये लोकप्रिय हो जाता है तो मुझे नुकसान कैसे हो सकता है? तेई कियान सचमुच रुवान गुआंगजियान को लताड़ना चाहता था। क्या तुम बहुत ही बेताब हो? तुम इतना सब किस लिए कर रहे हो? मेरे पैसे लेने के बाद तुम्हें जिंदगी का आनंद क्यों नहीं लेना चाहिए? गेम के प्रचार से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हालांकि तेई कियान इनमें से कुछ भी नहीं कह सका और उसने कीबोर्ड पर टाइप की गई हर चीज मिटा दी। इसका कारण ये था कि उसे सिस्टम के अस्तित्व का संकेत या चुनौती नहीं देनी थी और न ही दूसरों को सिस्टम पर संदेह पैदा करना था। किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह
पेई कियान की प्रतिक्रिया उत्साहपूर्ण होनी चाहिए थी। रुवान गुआंगजियान ने पेई कियान की ओर से कोई जवाब न मिलने पर काफी देर तक प्रतीक्षा की। उसे यकीन था कि बॉस पेई खुशी से इतने अभिभूत हो गए होंगे कि उनके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं होंगे। फिर रुवान गुआंगजियान ने टाइप किया, बॉस पेई, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी मर्जी से गेम का विज्ञापन किया था। अगर आपने पूछा न होता तो मैं आपको इसके बारे में नहीं बताता। आपको शर्मिंदा होने की भी जरूरत नहीं है। आखिरकार, अगर घोस्ट जनरल लोकप्रिय हो जाता है, तो ज्यादा लोग मेरी कला को देख और जान पाएंगे और इससे मेरे भविष्य के करियर को भी फायदा होगा। शुभकामनाएं, बॉस पेई। मुझे विश्वास है कि आप भविष्य में और भी बेहतर गेम बना पाएंगे और मुझे उम्मीद है कि हम आगे भी साथ काम कर पाएंगे। रुवान गुआंगजियान के इन गर्मजोशी भरे शब्दों को सुनकर पेई कियान पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। भविष्य में साथ काम? नहीं, कभी नहीं। आप तो एक अनुभवी कलाकार हैं, नौसिखिए की तरह काम कर रहे हैं। अगर मैं आपके साथ काम करूं तो मुझे नुकसान कैसे हो सकता है? अपनी निराशा को जरा भी व्यक्त न कर पाने के कारण पेई कियान केवल 2 शब्दों में ही जवाब दे सका, धन्यवाद। हालांकि उन्होंने यही जवाब दिया, लेकिन असल में उनका दिल दुविधा में था। पेई कियान का धन्यवाद सुनकर रुवान गुआंगजियान के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान फैल गई। सचमुच, यही सज्जनों के बीच की मित्रता का असली अर्थ है, जो ऊपर से तटस्थ तो दिखती है, लेकिन जल की तरह पवित्र होती है। बॉस पेई जैसे असाधारण व्यक्ति के साथ काम करना वाकई अद्भुत अनुभव था।